सभी को नमस्ते। मेरा नाम सविता बानकर। मैं NRLM राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से NCRP पद पे काम कर रही हूँ और आज के वीडियो का विषय है गरीबी हटाने के 7 कदम। तो पिछले वीडियो में हमने देखा है कि गरीबी किस तरीके से बढ़ती है, तो ये गरीबी अगर हमें दूर करना है तो किस तरीके से हम इसको हटा सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला कदम है गरीबों की पहचान करना। तो सबसे पहले हमें गरीबों की पहचान करना है, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें गांव प्रदर्शन करनी जरूरी है, सर्वे करना जरूरी है, गांव के हर एक स्थिति को समझ लेना जरूरी है। गांव की महिलाएं कैसी है, वहाँ पर कौन सी सुविधा है, वहाँ पर महिला क्या कर रही है, पुरुष क्या कर रहे हैं, ये सारी बातें हम जहाँ पर हम गांव फेरी करेंगे उस समय हमें ध्यान में देनी है। तो गांव में कितना पशुधन है, गांव में क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, कितने दुकान है, कौन से दुकान नहीं है, तो ये सारी बातें हम जब गांव फेरी करते हैं तो उस समय हमें ध्यान देना जरूरी होता है। तो इस समय हमें क्या करना है कि गाँव की गरीब से गरीब लोगों को ढूंढकर पहचान कर हमें एक जगह पर बिठाना है और इसे इकट्ठा करके उनका एक संगठन बनाना है। तो हमारा दूसरा कदम है समूह संगठन बनाना। तो हमने पहचान की, तो पहचान करके उसको एक जगह पर लाके एक उद्देश्य से हमें उनका एक संगठन बनाना है और एक महिलाओं की एक संस्था बनाना है। तो महिलाओं की एक संस्था बनाना है क्योंकि उसका उद्देश्य एक है कि गरीबी हटाए, तो उसका संगठन करना हमें जरूरी है। तीसरा कदम है उसकी क्षमता बढ़ाना। तो ये क्षमता क्या बढ़ाना इसका, तो हर एक व्यक्ति में ऐसा गुण होता है कि उसके माध्यम से वो कोई अच्छा गा सकता है, कोई अच्छा बोल सकता है, कोई अच्छा वक्ता होता है, कोई अच्छा कलाकार होता है। तो इसको ढूंढ के उसमें क्या अच्छी बातें हैं, उसको बाहर क्या चल रहा है, ये सारी जानकारी देना जरूरी है। उसके अधिकार क्या है, उसकी जिम्मेदारी क्या है, परिवार के प्रति क्या जिम्मेदारी है, परिवार में क्या अधिकार होते हैं। ज़्यादातर हमने यहाँ ऐसे देखा है कि गांव में महिलाओं को परिवार में मान सम्मान नहीं मिलता, गांव में नहीं मिलता। तो महिला सुबह से शाम तक काम करती जाती है, लेकिन उनको ऐसे खुद की ऐसी एक पहचान नहीं होती। तो इसके माध्यम से हमें उनको बढ़ाना है। जैसे पुरुष समाज का घटक है वैसा स्त्री भी एक समाज का घटक है और दोनों के मिलाने से ही ये संसार चल रहा है। तो दोनों भी समान है, तो ये पहले उनको जानकारी देना जरूरी है और इसी के माध्यम से उनकी क्या हक है, क्या अधिकार है, उनकी क्या जिम्मेदारी है। ज़्यादा से ज़्यादा महिला है जिम्मेदारी निभा रही है, लेकिन उनके अधिकार क्या है उसके बारे में उनको पता नहीं है। किसी भी घर में अगर कोई भी बड़ा डिसीजन लेना होता है तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पुरुष लोग ही निर्णय लेते हैं। महिलाओं को बोलने की आज़ादी नहीं होती या उनका कोई घर में सुनने वाला नहीं होता। तो इसलिए उनकी क्षमता बढ़ाना, उनको किस चीज़ की जानकारी चाहिए ये जानकारी देना। वो महिला की संस्था बनाई है तो वो संस्था कैसे चलानी है उसके बारे में जानकारी देना, अलग अलग प्रकार के प्रशिक्षण देना, ये माध्यम से हम उनको उनका क्षमता वर्धन करते हैं और उनको बोलने के लायक, चलने के लायक, बातचीत करने के लायक उनको हम बनाते हैं। देखिए पहले जब वो बच्ची लड़की रहती है तो वो पिता के नाम से जानी जाती है, शादी होने के बाद वो पति के नाम से जानी जाती है और बुढ़ापे में वो बेटे के नाम से जानी जाती है। तो उसकी खुद की पहचान कहाँ गई, वो उसका क्या खुद का वजूद क्या है। पहले तो बेटी थी तो पिता का नाम था, पत्नी बनी तो पति का नाम था, माँ बनी तो बेटे का नाम है। तो उसकी खुद की पहचान क्या है, तो इसके बारे में हमें उनको जानकारी देनी है और खुद का वजूद बनाना है। ज़्यादातर घर में दीदियों को निर्णय लेने में सहभागिता नहीं मिलती है, कोई भी घर में पूछता नहीं है क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं है, पैसा कमाने वाली नहीं है, उसके पास कोई पद भी नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मान किसको मिलता है, अगर घर में 2 बहू है, एक नौकरी करती है और एक घर काम करती है, तो ज़्यादा मान किसको मिलेगा,
नौकरी करने वाले को। क्यों मिलेगा? क्योंकि वो पैसा कमा के लाती है, इसीलिए उसको घर में ज़्यादा मान मिलता है। अगर 2 बेटियां घर में है, एक अच्छी पढ़ी लिखी है और एक पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता, तो हमारे घर में कौन सी बेटी की बात सुनी जाएगी? जो अच्छी पढ़ी लिखी है उसके बात सुनी जाएगी। तो ऐसा क्यों? क्योंकि उसके पास ज्ञान है तो उसका घर में चलेगा। तो ये सारी बातें हैं कि हमारे पास पैसा भी होना चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए और पद भी होना चाहिए। तो ये सारी बातें हम हमारे समूह में दीदियों को हम दे सकते हैं। तो इसके माध्यम से हम उनकी क्षमता वर्धन करेंगे और उनको ऐसी जानकारी देंगे कि वो अपने निर्णय खुद ले सके और जब भी उसको जिस चीज़ की ज़रूरत है उस हिसाब से उनको अलग अलग प्रकार की प्रशिक्षण भी हम दे सकते। हमारा चौथा कदम है कि उनको आजीविका से जोड़ना। अभी पहले तो गरीब की पहचान हो गई, उनको संगठित किया गया, महिलाओं की संस्था बनाई गई, संस्था को प्रशिक्षण दिया गया ताकि उनको चलना, बोलना, बैठना, उठना, काम करना ये सारी बातें मालूम हो सके और उनके अधिकार क्या है, उनकी जिम्मेदारी क्या है, ये सारी जानकारी उनको मिल सके। तो अभी उनको क्या करना है? उनको आजीविका से जोड़ना है। तो आजीविका से हम हर एक परिवार को आजीविका से जोड़ना चाहते हैं। हमारे मिशन का उद्देश्य भी यही है कि हर एक परिवार में अपना खुद की आजीविका होनी चाहिए, खुद का व्यापार, रोजगार होना चाहिए ताकि वो खुद काम कर सके और बाकी दीदियों को भी हमारे रोजगार में जोड़ सके। तो इस तरीके से उनको रोजगार करने के लिए हमें प्रोत्साहित करना भी उनको देना है और उनके इच्छा आजीविका से जोड़कर हर एक परिवार का कम से कम 1 लाख रुपए का आय बढ़ाने का ये मिशन का उद्देश्य है। 5वां कदम है पूंजी बढ़ाने के लिए उपाय करना। आजीविका से जोड़ने के बाद उनको पूंजी बढ़ाना है, क्योंकि अगर हम बातें कितनी भी कर ले लेकिन पैसा नहीं रहा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें अपनी पूंजी बढ़ानी है, हमारा आय बढ़ाना है और इसके लिए हम अगर रोजगार चालू करना चाहते हैं, उद्योग चालू करना चाहते हैं, नए कुछ छोटे मोटे व्यापार करना चाहते हैं, तो इसलिए पूंजी भी हमारे पास होनी ज़रूरी है। तो इसीलिए हमें बैंक है, हमारा मिशन है, CLF है, इनके माध्यम से या अन्य संस्थाएं भी है, उनके माध्यम से हम कुछ पूंजी की मदद हम दीदियों को कर सकते हैं। 6वां कदम है सामाजिक समस्या पर क्षमता बढ़ाना। हमारे यहाँ 10 या 12 दीदी समूह में जुड़ चुकी है। तो ये 10 और 12 दीदियाँ जब बैठक में बैठेगी तो उनकी क्या समस्याएं हैं उस पर हमें यहाँ पर हल निकालना है। तो सभी समस्या पर हम हल नहीं निकाल सकते, हम व्यक्तिगत भी समस्या हो सकती है और कुछ उनके परिवार की भी समस्या, तो कुछ उनके अड़ोसी पड़ोसी या मोहल्ले की भी समस्या, गांव की भी समस्या हो सकती है। तो इस प्रकार अगर कोई सामाजिक समस्या है तो इसके लिए हमारे गांव में हर एक यंत्रणा काम कर रही है। जैसे कि कोई शिक्षा की समस्या है तो शिक्षा विभाग काम कर रहा है, स्कूल है, पंचायत है, पंचायत में जाके हम उनके कंप्लेन कर सकते हैं, उनके बारे में हम स्कूल में जा सकते हैं, वहाँ पर एक कमेटी रहती है, शिक्षा कमेटी, उनसे हम बातचीत कर सकते हैं और उस स्कूल का या कुछ भी कोई समस्या रहती है तो उसके बारे में हम हल निकाल सकते हैं। किसी की स्वास्थ्य की समस्या है तो इसके बारे में भी हमारे गांव में स्वास्थ्य विभाग होता है, आरोग्य विभाग होता है, उसके साथ हम बातचीत कर सकते हैं। गांव में हमारे यहाँ अगर आपका गांव बड़ा है तो PSC हो सकती है या उपकेंद्र हो सकता है, तो उसके हिसाब से हमें वहाँ पर भी हमें उनकी समस्या क्या है तो उस पर इलाज ढूंढना है और उस समस्या पर काम करना है। अगर किसी की बाल मजूरी की समस्या है तो इसके बारे में हम बोल सकते हैं। गांव में पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है या रास्ते की समस्या है, नाले की समस्या है
गांव में कोई कहाँ पर जाति भेद हो रहा है, ये भी बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हमारे गांव में जाति भेद नहीं होना चाहिए, सब लोग समान हैं। ये सारी बातें हमें, ये समस्या पर हमें भी काम करना है। अगर हमारा विकास होना चाहिए, आपको ऐसा लगता है कि विकास होना चाहिए, तो सिर्फ एक दीदी का विकास होने से काम नहीं चलेगा। तो हमारे समूह में जितने भी दीदी है सबका विकास होना चाहिए, आर्थिक भी होना चाहिए, सामाजिक भी होना चाहिए। और इसके लिए हमें इस मिशन के माध्यम से ये पूरा करना है। और हमारा 7वां कदम है सुरक्षा कवच देना। अगर हम इतना सारा कर रहे हैं तो ये सारा किसके लिए कर रहे हैं? परिवार के लिए कर रहे हैं। हम कोई भी काम कर रहे हैं तो परिवार के लिए कर रहे हैं। हमारे बेटे हैं, बेटी है, हमारे घर के लोग हैं, उनके लिए हम पहले सोचते हैं। हम खुद के बारे में तो सोचते भी नहीं है, लेकिन हम जब उनके बारे में, उनके लिए सब कर रहे हैं, अगर मैं यहाँ काम कर रही हूँ तो मेरे काम करने से जो मुझे पैसा मिलने वाला है वो मैं अपने परिवार के ऊपर खर्चा करूँगी। लेकिन अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बाद मेरे परिवार का ध्यान कौन रखेगा? तो इसके लिए मेरी खुद की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। तो ये सुरक्षा हम अलग अलग प्रकार के बीमा लेके कर सकते हैं, ताकि मेरे जाने के बाद या किसी के भी जाने के बाद अपने परिवार को कुछ सहायता मिल सके। देखिए, किसी की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन भगवान की इच्छा, इसके आगे किसी की नहीं चलती। किसी को भी अगर भगवान को ले जाना है तो वो कहीं से भी ले जा सकता है, लेकिन हमारे बाद हमारे परिवार का क्या होगा? तो इसके लिए हमारे परिवार की सुरक्षा होनी जरूरी है। इसलिए हम पंतप्रधान जीवन सुरक्षा बीमा और पंतप्रधान जीवन ज्योति बीमा, तो ये दोनों बीमा लेना जरूरी है। साल में पंतप्रधान जीवन सुरक्षा बीमा साल में 12 रुपये भरना पड़ता है। 60 साल के उम्र तक ये बीमा हम निकाल सकते हैं। और दूसरा बीमा है पंतप्रधान जीवन ज्योति बीमा, ये साल में 330 रुपये भरने पड़ते हैं और ये 50 साल तक इसका बीमा निकाल सकते हैं। अगर किसी का 330 का बीमा हमने निकाला है तो इसमें किसी भी वजह से मृत्यु हो जाए तो उसको 2 लाख रुपए की मदद उसके परिवार को मिलती है। अगर 12 रुपये वाला यानी पंतप्रधान जीवन सुरक्षा बीमा हमने निकाला है तो सिर्फ एक्सीडेंटली यानी अपघात हुआ है तो आपको 2 लाख रुपए की आपके परिवार को वो मदद मिलती है। तो ये बीमा भी हमने निकाल कर हमारी सुरक्षा भी करनी जरूरी है। साथ ही साथ हमने जो उद्योग चालू किया है, जो व्यापार हम कर रहे हैं, उसका भी बीमा करना जरूरी है। अगर हमने गोट फार्म डाला है तो जो हमने बकरियां खरीदी है उसका भी बीमा करना जरूरी है, क्योंकि हम बता नहीं सकते कि कल क्या होने वाला है। तो अगर कोई वजह से उनको कुछ दिक्कत हो जाती है और वो मर जाती है तो उसका भी बीमा अगर करके रखेंगे तो हमारा नुकसान नहीं होगा और इसके लिए हमें भी सुरक्षा मिल सकती है। तो ये सारी बातें हम करके हमारी गरीबी दूर कर सकते हैं और ये सारी बातें करने के लिए ही हमारा मिशन हमें सहायता कर रही है। और इस प्रकार हम 7 कदम अगर स्टेप बाय स्टेप करके जाएंगे तो हमारी गरीबी दूर करने में हमें आसानी हो जाएगी और हमारी गरीबी हम दूर कर सकते हैं। धन्यवाद।